ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। पूजा, यदि हमारी आवाज और स्क्रीन शेयर हो गई है तो आप हमें बता दीजिएगा ताकि हम अपने लेक्चर्स को या स्टार्ट कर सकें। रिकॉर्ड सिस्टम हमारा ऑन हो गया है और शायद ही वो बच्चे जुड़ते हैं तो उन बच्चों को बाद में रिकॉर्ड मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तो द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सत्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही आप लोगों को पता है, हमने पिछली बार एक उपन्यास इस विधा को, गद्य की जो विधा होती है उसे हमने आपके सम्मुख रखा। शायद शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि मुझे नहीं पता कि आपने उस विधा को कितना पहचाना, उस विधा के साथ आप कितना न्याय दे पाए या नहीं दे पाए, या आपका रिजल्ट आने के बाद हमें पता चलेगा कि आपने सही में उस उपन्यास के माध्यम से कुछ अपने आप में कुछ लिया या नहीं लिया, वो उसके बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं नाटक विधा की। जैसे कि आपको पता है कि गद्य की अनेकानेक प्रकार की विधा होती है, उसमें नाटक विधा एक महत्वपूर्ण विधा के तौर पर मानी जाती है, अपनाई जाती है। अब पूजा, कुछ आवाज आ रही है बेटा आपसे? लेक्चर है वो। हाँ, आप देखिए कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है। आज हमने आपके सामने सिलेबस रखवा दिया और इसी सिलेबस को देखने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो सर्वप्रथम हम आपको आपका सिलेबस का परिचय करवा दें। नाटक विधा, यह आपका आपके परिचय का नाम होगा। कई दफे ऐसा हो जाता है कि हम लोग पूरे नाटक को याद कर लेते हैं, रट्टा ले लेते हैं, उनके पात्रों को अपने अंदर उतार लेते हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता है कि पेपर का नाम क्या है। कई बार हम लोग इस बात को फील कर चुके हैं, तो कहीं ऐसा न हो जाए, इसलिए बीए के द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सत्र में आपको पढ़ाया जाएगा नाटक विधा। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया आप? यस मैम। आप देखिए कि इस पाठ्यक्रम का क्या ऐसा प्रयोजन होगा। जैसे ही हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। आप जुड़ते हो तो आपका भी कोई निश्चित तौर पर प्रयोजन होगा, हम आपको जोड़ते हैं तो हमारा भी कोई ना कोई प्रयोजन होगा। हमारा प्रयोजन है अध्यापन करना और आपका कार्य है, आपका प्रयोजन है, उद्देश्य है अध्ययन करना। अब अध्ययन और अध्यापन की इस प्रणाली को आगे ले जाते हुए हम नाटक विधा का क्या उद्देश्य है, इस पाठ्यक्रम को यदि सिलेबस में रखा गया है, अभ्यास मंडल ने रखा है, तो कोई ना कोई तो प्रयोजन रखा होगा। तो चार उद्देश्य हमारे सम्मुख आते हैं। पहला तो पॉइंट यह है, पहला उद्देश्य उनका यह है कि जो नाटक विधा होती है हिंदी की, तो हिंदी की नाटक विधा का विकासात्मक परिचय आप लोगों को हो, इसलिए यह पाठ्यक्रम रखा गया। दूसरा पॉइंट यह है कि हिंदी नाटक और रंगमंच के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डालना है। तीसरा पॉइंट है कि धरती आबा। आप देखिएगा कि धरती आबा, यह नामकरण ही कुछ अजीब सा लग रहा है ना? बिल्कुल मत डरिएगा, बहुत ही सुहाना नाटक है, बहुत ही बढ़िया नाटक है। आप जब आपके सामने वो नाटक को रखेंगे ना, तब एक एक चीज बारीकी से आपको पता चल जाएगी। तो सुंदर नाटक की अभिव्यक्ति होगी और उस नाटक के द्वारा जो चित्रण जिस समाज का किया है, जैसे दलित चित्रण होता है ना? मतलब ब्लैक लिटरेचर जिसे अपन कहें, और तो आदिवासी समाज का जो चित्रण किया गया है वो धरती आबा इस नाटक के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर हमें धरती आबा इस नाटक के माध्यम से आदिवासी समाज का चित्रण आपके सम्मुख करना है कि कैसे वो आदिवासी समाज का चित्रण था, कैसे वो लोग रहते थे, कैसे वो लोग अपनाते थे, उनकी संस्कृति क्या थी, आदिवासी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई, और क्या आज कल के साहित्य में हम लोग देख पाते हैं कि क्या आदिवासी साहित्य सही में प्रबल है।
तो हाँ दोस्तों, हाँ या ना इसकी जांच पड़ताल तो हम बाद में करेंगे जब हम आदिवासी साहित्य की बात करते हैं, है ना। तो जैसे ही आदिवासी साहित्य में मूल रूप से यदि माना जाए तो आदिवासी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका साहित्य कहाँ से हुआ, और हम यह भी कह सकते हैं कि ये जो साहित्य है वो किस प्रकार की संस्कृति के साथ जुड़ा है ना। हम तो ये नहीं कह सकते कि आदिवासी लोगों का कोई साहित्य ही नहीं होगा, है ना। तो है, निश्चित ही आदिवासी लोगों का भी कोई अपना एक साहित्य है, उनकी भी एक संस्कृति है। और इतना ही नहीं, तो जब आदिवासी स्त्रियों को भोगने या कुचलने या दबाए रखने की जो आज भी अदृश्य रूप में जो होड़ लगी रहती है, तो निर्मला पुतुल नाम की एक साहित्य सर्जना करने वाली वेदना और विद्रोह की गायिका के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। देखिएगा, थोड़ा हटके यह विषय है, लेकिन आदिवासी साहित्य में स्त्री संवेदना को किस प्रकार से उन्होंने अभिव्यक्त किया, कितना सुंदर वो कहती, देखिए वो कहती है कि तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने, उसके भीतर का खोलता इतिहास पढ़ा है कभी, उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को, उसके अंदर वंश बीज बोते, क्या तुमने कभी महसूसा है उसकी फैलती जड़ों को अपने ही भीतर? अगर नहीं, तो फिर क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर से परे एक स्त्री के बारे में? कितना मार्मिक चित्रांकन किया निर्मला पुतुल जी ने। देखिए, ठीक इस प्रकार से हम लोग आदिवासी साहित्य एवं उसकी संस्कृति को यदि देखते हैं, तो निश्चित ही आदिवासी साहित्य और संस्कृति एक बड़ी रोचकता से भरी हुई है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम के स्वरूप पर। अब देखिएगा, पहली इकाई के रूप में आपको क्या हमें देना है, तो हिंदी नाटक विधा, मतलब नाटक विधा की शुरुआत किस साल से हुई, किन्होंने नाटक विधा का प्रारूप हमारे सामने रखा, स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या हमारे उपन्यास के जैसे तत्व नाटक में भी होते हैं? तो हाँ, होते हैं। नाटक की ऐसी कौन सी खासियत होती है कि जिन नाटक की खासियत को लेकर नाटक को आगे रखा जाता है, नाटक को परिचित किया जाता है? नाटक के तत्वों का परिचय आपके सम्मुख होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हिंदी नाटक और रंगमंच। अब देखिएगा कि क्या रंगमंचीयता और नाटक का होना सर्वसामान्य माना जाएगा? दोस्तों, यह बात तो आप लोगों पर भी डिपेंड करेगी कि क्या जो धरती आबा या जो नाटक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे उस समय में रंगमंचयता को आप लोग आत्मसात कर पाओगे या नहीं, डिपेंड करेगा आपकी सेंसिटिविटी पर, डिपेंड करेगा हमारे अध्यापन प्रणाली पर। कहीं ऐसा लगेगा आप लोगों को भी कि हम लोग हमारे कॉलेज में नहीं है, हम ऑनलाइन पेंडॉल में नहीं है, बल्कि ऐसा फील होगा कि यार यहाँ के जो पात्र है वो पात्र तो मैं स्वयं खुद ही हूँ। तो ये जो रंगमंचीयता है, यह रंगमंचीयता वास्तविकता के साथ कैसे जुड़ जाते हैं, यह हम लोग बाद में देखेंगे। तीसरा हमारा पहले इकाई का पॉइंट है हिंदी नाटक विधा का विकासात्मक परिचय। देखिएगा, विकास एक अलग चीज होती है, और जब नाटक विधा की शुरुआत हुई तो शुरुआत में यदि हम लोग देखते हैं तो पहले जमाने में नौटंकियां होती थी। याद आ रहा होगा आपको, नहीं याद आ रहा होगा? आप जब अपनी मम्मी या पापा को पूछेंगे कि पापा पहले जमाने में कैसी नौटंकियां होती थी, तो पहले जमाने में पुरुष ही नारी का पात्र, नारी की जो भूमिका होती थी ना, उसे प्राप्त करता था। मतलब नारियों को इतना अधिकार था ही नहीं। सच पूछा जाए तो नारियों को इतना अधिकार था नहीं कि वह नौटंकियों में अपनी कला को प्रस्तुति दे पाए। लेकिन जैसे जैसे नारी विकसित होती गई, हम यूं कहें कि समाज विकसित होता गया, वैसे उस समय में अभिनय करना नारी के लिए भी एक आम सी बात नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तनवादी विचारधारा वाले लोगों ने नारी को इस कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में डाल दिया। और फिर कई नौटंकियों को, यदि हम लोग देखते हैं कि कमलेश्वर की एक क्या नाम है उस उपन्यास का, उस उपन्यास का नाम, हाँ,
57 गलियां ऐसा कुछ उपन्यास है कमलेश्वर जी का, वो सुंदर उपन्यास है। उस उपन्यास के भीतर रहने वाली जो नायिका है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उनके उपन्यास का, बहुत सुंदर उपन्यास है, यदि आप पढ़ सके तो उसे जरूर पढ़िएगा। हाँ, एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां, ऐसा उनका उपन्यास है। तो इस उपन्यास में जो अभिनय करता है, वह अभिनय करता एक अपनी कला के माध्यम से अपना पेट उदर निर्वाह करना चाहती, जीवन निर्वाह करना चाहती है। लेकिन उस जीवन निर्वाह करने के पीछे उसे कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है। स्त्री को जब वह अपना कुछ कार्य करती रहती है तो उस नारी को क्या और कैसे भुगतना पड़ता है, कि जैसे वो कुछ करना चाहती है, नौटंकी करना चाहती है, लेकिन नौटंकी करते करते कहीं फंस जाती है, क्योंकि कलाकार होता है ना, तो कलाकार को यायावर वृत्ति को धारण करना पड़ता है। ऐसे हमारी बंसरी फंस जाती है। तो हम लोग कमलेश्वर के उस उपन्यास को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रंगमंचयता क्या होती है और कलाकार उस जमाने में कैसे हुआ करते थे। मतलब नाटक विधा का जो विकास हुआ, वह नौटंकी के साथ साथ आज का जो नाटक हम लोग खेलते हैं, अब नाट्य विधा में अलग अलग विधाएं कैसे परिवर्तित हो गई। अभी तो मुख नाट्य आ गया, विडंबन नाट्य आ गया। अब आप लोगों को पता होगा कि विडंबन क्या है, मुख नाट्य माइम क्या होता है, मिमिक्री क्या होता है। तो ये सारी जो है ये नाटक विधा के ही अलग अलग प्रारूप है। तो नाटक विधा का विकासात्मक परिचय, ये हमारी पहली इकाई समाप्त हो गई। डू यू अंडरस्टैंड? इतना क्लियर हो गया बेटा आप सभी को? यस मैम। क्लियर तो हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं आपको और आपके सिर से ऊपर बट चला जा रहा है? नहीं मैम, समझ में आ रहा है। हाँ, और आपको आपकी तासिका के पश्चात बाकी के सारे लोगों को ये सारी जानकारी देनी है कि आज की तासिका में क्या हुआ। डीपली आप लोगों को उनको बताना है। अब इकाई नंबर 2। अब इकाई 2 क्या है? तो प्रमुख हिंदी नाटककारों का हमें सामान्य परिचय उनको देना है। अब देखिएगा कि जैसे हमने आपको बताया कि नाटककार पहले तो लिखा जाता है नाटक को, और उसके बाद में ही उस पर कई प्रकार के, चाहे वह लघु नाटक हो, चाहे वह मुक नाट्य हो, चाहे वह विडम्बन हो, पहले तो उसे लिखा जाएगा। मतलब प्रमुख रूप में जो नाटककार सामने आते हैं, उन नाटककारों का सर्व सामान्य तौर पर आपको परिचय प्राप्त करवाना है। और उसके पश्चात फिर विकास के चरण। अब उस विकास के चरण में सबसे पहला आता है भारतेंदु युग, अत्यंत महत्वपूर्ण। मतलब भारतेंदु के आने से ही हम कहें कि हिंदी साहित्य की जो विचारधारा है, लेखन प्रणाली है, वो आगे किस प्रकार से वो चलेगा। फिर प्रसाद युग, फिर प्रसादोत्तर युग। मतलब देखिएगा, भारतेंदु युग से यदि शुरुआत नाटक की मानी जाती सच्चे मायने में, तो उनके पश्चात प्रसाद युग हो गया। फिर प्रसाद के पश्चात आने वाला, जो प्रसाद के उत्तरोत्तर आने वाला जो युग था, वह युग, और आज स्वातंत्रोत्तर युग। तो इस प्रकार के 4 युगों के साथ साथ आपको उनके विकास के चरणों को हमारे आपके सामने रखने का प्रयास इकाई नंबर 2 में होगा। अब तीसरा जो है पॉइंट, कि जो आपको पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी नाट्य साहित्य और रंगमंच में ऋषिकेश सुलभ जी का योगदान। अब जो धरती आबा नामक जो किताब आप लोगों को दी गई है नाटक की, वह नाटक की किताब हम जल्द ही आपके गूगल क्लासरूम पर प्रेषित करवा देंगे। आज फिर से एक बार, आज गूगल क्लासरूम पर फिर से आपके इस पाठ्यक्रम को डाल देंगे, ताकि आप लोग उसे बहुत अच्छे से पढ़ो। और हमारा कहना है कि आज से आप लोगों के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, तो आज आपके पास नई बुक होनी चाहिए। और आज के ही लेक्चर्स में आपको जो पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम की न तो आपको प्रिंट आउट निकालनी है, बल्कि राइट डाउन कर लेना है आपको आपकी बुक में। क्योंकि अब सुनने में आया ऐसा है कि आपके ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ साथ ऑफलाइन लेक्चर्स भी चलेंगे। तो ऑफलाइन लेक्चर्स में आप लोगों के पास आपकी बुक हो, आपकी कॉपी, कॉपी में ये सब कुछ लिखा हुआ हो, पाठ्यक्रम का प्रारूप। क्लियर हो गए? तो पाठ्यक्रम का प्रारूप में क्या होगा?
हिंदी नाट्य साहित्य और रंगमंच में ऋषिकेश सुलभ जी ने क्या योगदान दिया। जिस प्रकार से हमने आपको अभी अभी कहा कि निर्मला पुतुल एक आदिवासी साहित्यकार को, आदिवासी संवेदना को अभिव्यक्त करने वाली एक लेखिका जो विद्रोही गायिका के रूप में प्रस्तुत करती है अपने आप को। तो यहाँ पर यदि हम ऋषिकेश सुलभ जी को भी देखते हैं तो ऋषिकेश सुलभ जी ने धरती आबा इस नाटक को कितने सुदूरता से लिखा, कितने सुंदर रीति से उन्होंने लिखा। यदि हम कहते हैं उनके व्यक्तित्व को, तो कथाकार, एक नाटककार के रूप में, एक रंग समीक्षक के रूप में वो किस प्रकार से आते हैं, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ किस गांव में हुआ, उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, उन्होंने उस रंगमंचता की शुरुआत या हम कहें कि रंग संस्कार कहाँ से ग्रहण किए और किस दशक से उन्होंने राइटिंग की शुरुआत की। क्या उन्होंने केवल नाटक लिखे या उन्होंने कोई पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया या उनकी कुछ कहानियां भी रही। और इस प्रकार की जो उनकी नाट्य शैली है, वह नाट्य शैली वह किस रंगमंचता के साथ, किस लेखक के साथ जुड़े, किन्होंने उन्हें बहुत अच्छा आदर्श अपने सामने रखा। तो इन सभी के साथ साथ हम उनका जो योगदान है वह भी बताएंगे। अब हमारी तीसरी इकाई स्टार्ट होती है पाठ्य पुस्तक वाली, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है धरती आबा। लिखा है ऋषिकेश सुलभ जी ने और वह है राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से। बहुत भाग्यशाली है बेटा आप सभी लोग कि हमारी लाइब्रेरी इतनी आप लोगों को ध्यान में रखती है, केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित होती है कि एक नहीं बल्कि ढेर सारी कॉपीज अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है। यदि आप लोगों का आई कार्ड नहीं बनाया है तो आई कार्ड बना लीजिए प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोगों में से ढेर सारी लड़कियां हैं जो संडे एक्टिविटी में मौजूद होती हैं, लेकिन पिछली बार नहीं रही। तो जो भी मेहंदी निकालने में माहिर है, रंगोली निकालने में माहिर है, फिर से एक बार हम आपको याद दिला दें कि उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। आई कार्ड आपका जरूर बनाइए ताकि आपको ये पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक देने में लाइब्रेरी वाले लोगों को भी आसानी हो गई। तो इस प्रकार आपको इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2 और इकाई नंबर 3 इस प्रकार के पाठ्य पुस्तकों के साथ आप लोगों को चर्चा करनी है और आपको उसे समझना है। इसके साथ साथ कई संदर्भ पुस्तकें दी हुई हैं, आप लोगों के सामने हमने रखा। अब ऑफलाइन मोड पर यदि हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जीआर शासन के अलग अलग आ रहे हैं, आपको भी पता होगा। तो उसी शासन के जीआर के अनुरूप यदि हम लोग ऑफलाइन मोड पर चल रहे हैं तो ऑफलाइन मोड पर प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होगा या हम अंक विभाजन की बात यदि करते हैं तो यही प्रारूप अपना होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और शायद आपके ऑफलाइन ही एग्जाम वो होगी तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले के रूप में होगा, इकाई नंबर 3 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। देखिए आपकी इकाइयों को बिल्कुल उन्होंने न्याय देने का प्रयास किया। पहली इकाई और दूसरी इकाई पर उन्होंने लघुत्तरी प्रश्न पूछे। क्लियर होगा, पहली इकाई और दूसरी इकाई। अब फिर से एक बार चलते हैं, तो ये पहली इकाई हुई और ये दूसरी इकाई, इस पर प्रश्न क्रमांक चौथा पूछा जाएगा। क्लियर हो गए। पांचवा प्रश्न दूसरा तीसरा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, सबसे ज्यादा प्रश्न किस पर पूछे जाएंगे? पाठ्य पुस्तक पर। मतलब देखिएगा कि हमें भरोसा किस पर करना है? केवल अपने पाठ्य पुस्तक पर। केवल हम लोग जान चुके हैं कि पहली और दूसरी इकाई पर लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको लिखने हैं पहली और दूसरी इकाई पर और वह है 12 नंबर्स के लिए। अब तीसरी इकाई पर आपको ज्यादा ध्यान केंद्रित इसलिए करना है क्योंकि कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? 12, 12, उसके पश्चात 12 और 12, कितने नंबर्स हुए आप काउंट कर लीजिएगा। 48। हाँ, और उसके बाद में जो 12 प्रश्न, 12 जो आपके नंबर्स बाकी रहते हैं, अंक बाकी रहते हैं, वो है केवल और केवल प्रश्न क्रमांक 4 पर।
तो पहला और दूसरा जो पॉइंट है, इस पर बहुत ज्यादा डीप में आप लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। तात्विक तौर पर हम कहें तो यथार्थ रूप में यदि प्राप्त करना है तो पाठ्य पुस्तक पर आप लोगों का संपूर्ण चित्त होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यदि आपको प्राप्त करना है तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इन पर आप लोगों को सबसे ज्यादा कवरिंग एरिया आपका ये होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये आपका सिलेबस और सिलेबस के साथ साथ आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आपका कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आप लोगों का यदि कोई सवाल होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है? नो मैम। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। पूनम बाद में जुड़ी थी बेटा, आप समझ में तो आया? जी मैम। रीना? यस मैम, समझ में आया। वेरी गुड। अब देखिए, ये सब कुछ आप लोगों को आज ही की तासिका में लिख लेना है, ठीक है? सिलेबस तो होगा, गूगल क्लासरूम पर डलवाए हैं, फिर से एक बार गूगल क्लासरूम पर डलवा देते हैं आज के तासिका से, और फिर आप लोग उसे लिख लीजिए। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र, DSE सेकेंड बी, हिंदी नाटक विधा। और पाठ्यक्रम के उद्देश्य से लेकर आपको यहाँ से बीए से स्टार्ट करना है लिखना। कहाँ पर कंप्लीट करोगे? ये 12 मतलब पेज नंबर 37 और 38, इसे याद कर लो और ये पूरा का पूरा राइट डाउन करो। और राइट डाउन करने के पश्चात तुरंत आप गूगल क्लासरूम पर डालो, मैडम हमने ये लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अभी लिखना है आपको, तुरंत लिखना है, नो टाइम पास, ठीक है? जी मैम। किसी को कोई सवाल है पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। किसी को कोई सवाल है? नो मैम। ओके, चलिए मिलते हैं दूसरी तासिका में।